नमस्कार, मैं चेतन पाल। पिछली क्लास में आप लोगों को फीटल फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ाया था। तो फीटल फर्स्ट ईयर के बारे में जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, एक्सीडेंट किस कारण होता है और एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसके उपाय मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट। तो वीक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 3। तो इसमें है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है माप। तो मेजरमेंट के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मेजरमेंट यह एक फीटर ट्रेड में बहुत ही अहम चैप्टर है, जिसको मेजरमेंट के बिना कोई भी कार्य फीटर का किया नहीं जा सकता। तो मेजरमेंट जब हम लोगों को समझने की आवश्यकता होगी तभी हम लोग आगे का कौन सा भी कार्य पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी माप लेते समय हम लोगों को जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापन औजार होते हैं, वो औजार पढ़ने आने चाहिए, तब कि हम लोग किसी जॉब का मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं। जब हम लोगों को डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब मापी होता है, तो डायमेंशन क्या है ये समझ में आने को ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा आप लोगों को एक डायमेंशन क्या होती है ये समझा के दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब माप है। तो मापन औजार में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को क्लियर करके दूंगा कि उसकी डायमेंशन की प्रणाली क्या होती है, उसकी मापन प्रणाली क्या होती है, उसमें जो डायमेंशंस दिए होते हैं तो डायमेंशंस को किस प्रकार गिनना है, काउंट किस प्रकार करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली है स्टील रूल। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में स्टील रूल कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्केल, प्लास्टिक रूल जो होती है वो स्केल बचपन से देखी होंगी, पहली क्लास से स्केल देखी होगी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता कि इतना बारीक मेजरमेंट हम लोग उससे नहीं किए होंगे। लेकिन अभी फीटर ट्रेड में एडमिशन के बाद, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो प्रिसीजन वर्क है। प्रिसीजन वर्क का मतलब होता है सूक्ष्म, प्रिसीजन मतलब सूक्ष्म। तो बारीक से बारीक माप जो होता है वो माप का ज्ञान एक फीटर ट्रेड में होना चाहिए। तो इसलिए देखो, सबसे पहले आप इसको मैं स्टील रूल कह रहा हूं क्योंकि हम लोग वर्कशॉप में जब यूज करेंगे तो वो स्टील की होती है। वर्कशॉप में जब ये करेंगे तो स्टील रूल पढ़ते समय, जब स्टील रूल में माप दिए हुए होते हैं तो वो माप को पढ़ते समय हम लोगों को कितने प्रकार के माप गिनने हैं, उसको मेजर कैसे करना है ये पता होना है। तो बेसिकली साधारणतः देखो, माप जो होते हैं वो किस प्रकार लिए जाते हैं। जो फीटर ट्रेड है, फीटर ट्रेड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या जॉब हम लोग बनाते हैं, उस जॉब को मेजर करते समय मतलब गिनते समय, ये देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल ये एक जॉब का टुकड़ा है, ये जॉब का टुकड़ा है। तो डायमेंशन जो मापन प्रणाली होती है, मापन डायमेंशन मतलब माप, तो इसमें देखो L प्लस B प्लस T। तो ये इसका मीनिंग क्या है, L मतलब होता है लेंथ, जो ये जॉब की लेंथ है। B मतलब होता है विड्थ, विड्थ इसको W भी लिख सकते हैं हम लोग। तो विड्थ, इसकी विड्थ होती है ये, और T का मतलब होता है थिकनेस, तो ये थिकनेस है। तो साधारणतः देखो, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेंथ मतलब जो भी वर्क पीस है, वर्क पीस का सबसे जो लंबा पोर्शन होता है वो उसकी लेंथ होती है। उसके बाद में लेंथ के बाद जो उसमें छोटी साइज होती है वो होती है विड्थ, और जो उसकी थिकनेस होती है ये। तो लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, और ये थिकनेस जो होती है ये मोटाई होती है, जॉब की मोटाई। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेंथ मतलब लंबाई, जॉब की लंबाई, और विड्थ मतलब जॉब की चौड़ाई, और थिकनेस मतलब जॉब की मोटाई। फॉर एग्जांपल कोई सीट है, ये कागज है, ये कागज के ऊपर मैं आप लोगों को समझा के दूंगा। आप कागज का कंपैरिजन इस जॉब के साथ करना है। तो इस कागज को मैंने इस पोजीशन में रखा है, तो इसको मेजर करना है मुझे, स्टील रूल से मेजर करना है। तो मुझे पता होने को आना है कि अगर मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और थिकनेस कितनी है। तो ये मुझे पहले पता होना है कि इसकी लेंथ कैसे गिनते हैं, विड्थ कैसे गिनते हैं, और थिकनेस कैसे गिनते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पोजीशन में, 3D पोजीशन में जब रखूंगा, तब इसकी ये सबसे ज्यादा जो लंबा पोर्शन है ये लेंथ कहलाएगा, और ये उससे छोटा है तो ये क्या है, चौड़ाई मतलब विड्थ। और ये कागज की जो थिकनेस है इसको हम लोग मोटाई बनाएंगे। तो उसका जब स्क्वायर फुट निकाला जाता
तो आपको जगह जगह हम लोग गिनते हैं, तो स्क्वायर फुट निकालते समय आप लोगों को पता होगा कि लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू उसका पूरा एरिया निकलता है, स्क्वायर फुट निकलता है। तो ये इसका बेसिक आइडिया आप लोगों को समझ में आया होगा कि फीटर ट्रेड में मापन प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आप लोगों को एक बेसिक चीज समझा के दूंगा। तो मापन प्रणाली में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो टेप भी होता है, मेजरिंग टेप होता है, स्टील रूल होती है इसमें इसके बाद मैं आप लोगों को जब लेंथ, विड्थ और थिकनेस ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है ये अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मैं आगे का आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं कि ये देखो यहाँ पे मापन प्रणाली होती है कि वो ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार या ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अनुसार जो होता है वो मापन प्रणाली तय होती है, माप फिक्स होते हैं, उसका कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। उस स्टैंडर्ड वैल्यू को रखकर हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड माप ले सकते हैं। तो उस माप को लेते समय हम लोग जो मापन प्रणाली है वो मीट्रिक में है और दूसरी ब्रिटिश में है। दो मापन की पद्धति होती है, जो प्रणाली होती है वो दो होती है, एक मीट्रिक और दूसरी ब्रिटिश। तो मीट्रिक प्रणाली में जो माप लिए जाते हैं वो mm में लिए जाते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो ब्रिटिश प्रणाली में सब कुछ जो भी माप दिए हुए होते हैं वो सिर्फ mm में दिए होते हैं, और ब्रिटिश प्रणाली में जो भी माप गिने जाते हैं या दिए होते हैं वो सब इंच में दिए जाते हैं या इंच में दर्शाए हुए होते हैं। आपको जिस भी डायमेंशन के पीछे mm ये क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है एकक। जो हम लोग कोई भी संख्या लिखेंगे ये एक, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। इसके आगे जब हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखेंगे तो एक क्या है, 1000 भी बोल सकते हैं, 1,00,000 भी बोल सकते हैं, 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। इसीलिए एक का कोई भी वैल्यू नहीं है। जब इसके सामने एक यूनिट लगेगा, mm लगेगा तो 1 मिलीमीटर हो गया, इंच लगेगा तो 1 इंच हो गया, और सेंटीमीटर cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। अगर एक के सामने एक ये डिजिट है, यूनिट है, इसके सामने अगर कौन सा भी यूनिट लगता है तो उसका एक्चुअल वैल्यू पता चलता है कि वो एक क्या है। तो अभी इसके बाद ये मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली आप लोगों को समझ में आई होगी कि कोई भी अगर इस डायमेंशन, इस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में समझ लो कि इसकी विड्थ है 60 और इसकी लेंथ है 100 और इसकी थिकनेस है 10। तो ये क्या है, अभी मैं इसका यूनिट आप लोगों को पता है क्या, नहीं। तो एक नीचे नोट लिखना है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। इस नोट का मीनिंग ये होता है कि ऊपर दिए गए सभी डायमेंशंस mm में दिए हुए हैं, मिलीमीटर में दिए हुए हैं। तो इसके बाद देखो, अभी मापन प्रणाली के बाद हमने मापन प्रणाली तो हम लोगों को पता चल गई कि माप पहले ब्रिटिश सिस्टम में होते हैं और मीट्रिक सिस्टम में होते हैं। हमारे इंडिया में अधिकतर क्या होता है कि मीट्रिक प्रणाली का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग अधिकतर क्यों किया जाता है, क्योंकि फीटर में अधिकतर सूक्ष्म मतलब प्रिसीजन वर्क होता है, कम से कम वर्क होता है। मैं आप लोगों को समझा के दूंगा कि एक स्केल निकाली है, तो एक स्केल में, स्केल से हम लोग कम से कम कितने तक माप ले सकते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम माप। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम माप, मतलब एक प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट है या स्केल है या स्टील रूल है उससे हम लोग कम से कम कितना माप ले सकते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो टाइप्स ऑफ, अभी आप लोगों को बेसिकली मैं आपके आइड में मतलब माप कैसे लिए जाते हैं वो क्लियर करके दूंगा। बाद में हमारे जो टॉपिक्स होंगे, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आएंगे या मापन औजार आएंगे, तो इसके बारे में एक एक आइडिया क्लियर करनी है, एक एक को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। मतलब एक स्केल है तो स्केल को पूरा पढ़ेंगे हम लोग मीट्रिक में और ब्रिटिश में, उसके ऊपर कैसे डिजिट दर्शाए हुए होते हैं और उसकी मापने की प्रणाली क्या होती है। तो एक देखो, मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अभी देखो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों को माप जो लेने होते हैं
वो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो ये इसका डायमीटर क्या है, राउंड है। डायमीटर किसको कहेंगे हम लोग, जब कोई भी जिसका व्यास गोल होता है, राउंड होता है, तो उसके राउंड वाले पोर्शन को डायमीटर कहेंगे। और जब स्क्वायर पोजीशन में या रेक्टेंगल पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम लोग विड्थ कहेंगे और लेंथ कहेंगे। जब हम किसी गोल वस्तु को या गोल चीज का डायमेंशन हम लोगों को लेना है, माप लेना है, तो उसकी सिर्फ लेंथ और डायमीटर मतलब उसका व्यास गिना जाता है। तो मापन प्रणाली में देखो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में एक डायरेक्ट मेजरमेंट है और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है स्टील रूल आप लोगों ने सबने देखी है या प्लास्टिक रूल आपने सबने देखी है। तो इस स्टील रूल के ऊपर आप लोगों को माप दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को माप लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टील रूल को पकड़ के हम लोग गिन के डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कितना माप है। तो इसका माप किसी और साधन के ऊपर या और औजार के ऊपर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए स्टील रूल ये कौन सा मापन औजार है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट के बाद दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट समझाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये पेपर है, इसका डायरेक्ट मेजरमेंट मैंने स्केल से लिया तो ये लेंथ पता चलेगी कि डायरेक्टली स्टील रूल पे हम लोगों को पता चल रहा है कि इसका मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, ये डायरेक्टली पता चल रहा है। तो किसी इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ मापन औजार है, जैसे डिवाइडर होता है, आपके कंपास बॉक्स में डिवाइडर होता है, आप लोगों को सबको पता है। तो डिवाइडर से माप लेते समय डिवाइडर के ऊपर किसी भी ऐसे डिजिट स्थापित नहीं होते, जो डिजिट लिखे हुए नहीं होते, तो डिवाइडर को हम लोग सेट कर रहे हैं, सिर्फ उस किसी डायमीटर का व्यास गिन रहे हैं या किसी की लेंथ गिन रहे हैं। तो डिवाइडर पे एक बार माप सेट करने के बाद उसको स्केल के ऊपर फिर से गिनना पड़ रहा है। तो डिवाइडर से हम लोगों को डायरेक्टली कोई भी माप पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए स्टील रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो एक माप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिवाइडर से एक्चुअल मेजरमेंट पता नहीं चल रहा है। तो ये हुआ डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मापन औजार है जिसके ऊपर कोई भी संख्या अंकित होती है, ये सब डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती। तो अभी मैंने आप लोगों को मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट प्रणाली मतलब मेजरमेंट सिस्टम क्या है, कि डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। बाद में उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट के सिस्टम क्या होते हैं, एक है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम ये सिर्फ mm मतलब मिलीमीटर में गिना जाता है, और जो ब्रिटिश सिस्टम होता है ये इंच में गिना जाता है। तो इंच, इसके जो माप दिए होते हैं सभी इंच में दिए होते हैं। तो अभी आप लोगों को बेसिकली एक आइडिया क्लियर कर लो। तो हम लोग जब माप लेना एक इंस्ट्रूमेंट से, मापन औजार से चालू करते हैं जिसका नाम है स्टील रूल। तो स्टील रूल आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना आना जरूरी है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ डिजिट लिखे हैं, ये इतना आसान नहीं है। तो एक स्टील रूल को समझने के लिए हमने इससे कम से कम कितना माप ले सकते हैं, तो इससे जो माप ले सकते हैं 0.5 mm। तो मैंने 0.5 लिखा हुआ, आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? नहीं। तो ये 0.5 को समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ डायमेंशंस है, वो डायमेंशन आप लोगों को समझा के दूंगा। तो आप लोग इधर ध्यान दो, ये स्केल के डायमेंशन के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लाइनें दी हुई है। तो यहां से 1 नंबर की लाइन तक कितनी लाइन है? 10 लाइन है। तो 10 लाइन है, तो 10 में नंबर 1 0 से लेके जो 1 नंबर की लाइन तक का डिस्टेंस है वो 1 mm है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये 0 से लेके 1 नंबर तक की लाइन है वो है 1 mm। तो ये 10 नंबर की लाइन की वैल्यू कितनी हुई? 10 mm। तो 10 mm इज इक्वल टू
कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट डायमेंशन क्लियर। तो आप लोगों को स्टील रूल देखने के बाद इसमें लाइनें गिननी है कि 0 से लेके एक लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो 1 mm होता है, और एक नंबर की लाइन तक कितने टोटल लाइन होते हैं? 10 लाइनें होती है। तो 10 लाइनों का जो वैल्यू होता है वो 10 mm। तो 10 mm इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पूरा हुआ? 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ। तो 1 सेंटीमीटर के बाद आप लोग अलग अलग की साइज में उपलब्ध होती है। स्टील रूल जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने फिलहाल 5 सेंटीमीटर की लेंथ की जो स्टील रूल है यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे बीच में एक लाइन बड़ी कर दिया है मैंने, 4 लाइन के बाद बीच में एक लाइन बड़ी कर दी, मतलब 0.5, मतलब ये कितना हुआ? 0.5 mm। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को अभी पूरा कैलकुलेशन समझा के दूंगा कि 0.5 की वैल्यू कितनी होती है। अभी देखो, जनरली आप लोग डायमेंशन कितना जानते हैं कि 1 mm कितना होता है, ये आप लोगों को अभी मैंने समझा के दिया कि mm से आगे जाएंगे पहले कि mm के आगे कितने डायमेंशन होते हैं। mm के बाद क्या हुआ? ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा mm, तो 10 mm पूरे होने के बाद कितना सेंटीमीटर पूरा हुआ? 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ। तो 1 सेंटीमीटर के बाद जब हम लोग इसमें 6 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है वो टोटल 6 सेंटीमीटर के बाद हम लोग कम से कम 15 सेंटीमीटर की जो स्केल है वो यूज करते हैं। 15 के बाद नेक्स्ट जो स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इंच और 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच। मतलब इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि 15 सेंटीमीटर का इंच में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना होता है? 6 इंच। 6 इंच मतलब फुट में जब हम लोग बोलते हैं तो 6 इंच का कितना फुट होता है? आधा फीट। तो बाद में देखो 30 सेंटीमीटर की स्केल है, जब जिस स्केल के ऊपर 30 सेंटीमीटर तक कोई भी डायमेंशंस दिए हुए हैं तो उसकी टोटल इंच में अगर वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी है? 12 इंच। 12 इंच का मतलब कितना फीट हो गया? 1 फीट। फीट के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर। तो पहला डायमेंशन है mm के बाद सेंटीमीटर के बाद इंच के बाद हम लोग मीटर, सिर्फ मीटर के बाद किलोमीटर। ऐसा हम लोग डायमेंशंस गिनते हैं। तो किलोमीटर हम लोग बोलते हैं किधर अगर हम लोगों को जाना है तो इतना किलोमीटर मैं गया, इतना किलोमीटर मैं ड्राइव किया, ये सभी बातें बोलते हैं। तो ये डायमेंशंस का सीक्वेंस है कि mm के बाद सेंटीमीटर के बाद इंच में मैंने आप लोगों को समझाया कि सेंटीमीटर को इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाद में मीटर और किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि इंच का भी बताया मैंने कि 15 इंच इज इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना इंच? 6 इंच। और 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो उसके बाद में मीटर। तो मीटर में क्या है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हो गया। अभी इसके बाद अब किलोमीटर ये करना है तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये हुआ डायमेंशंस। हम लोग आगे कितना भी किलोमीटर तक गिन सकते हैं। तो अभी हमने डायमेंशन की प्रणाली देखी है। सेंटीमीटर, mm के बाद सेंटीमीटर के बाद इंच के बाद मीटर के बाद किलोमीटर। तो हम लोग mm से चालू किए, मिलीमीटर से चालू किए और आगे की तरफ बढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो मेन बात है जो फीटर में हम लोगों के काम में आता है। आप लोगों को फीटर ट्रेड में किलोमीटर कोई काम का नहीं है, किलोमीटर में माप नहीं लेना है। और 1000 इंच या 12 इंच ये इतने बड़े बड़े जो माप होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसके लिए देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि 0 से लेके 1 नंबर तक की लाइन का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। तो mm से भी कम माप अगर हम लोगों को लेना है उसको कहते हैं माइक्रोन। तो माइक्रोन तो माइक्रोन पढ़ने के लिए देखो अभी
आप लोग समझ लो कि 1 mm के 1000 टुकड़े करने के बाद, आप लोग समझ लो, ये एक जो 0 से लेके 1 नंबर तक की लाइन का जो वैल्यू बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि 1 माइक्रोन की वैल्यू आप लोगों को समझा के देना चाहता हूं कि 1 माइक्रोन कितना होता है। जैसे 1 mm की वैल्यू आप लोगों को समझा के दिया कि एक mm करके जब 10 mm इकट्ठा होते हैं तो 1 सेंटीमीटर पूरा होता है। तो जब कितने माइक्रोन हम लोगों को चाहिए तब 1 mm पूरा होता है। तो यहाँ पे देखो 1 mm मतलब ये इसकी वैल्यू है। जब 1 mm के हम लोग 1000 टुकड़े करेंगे तो हम लोगों को आंखों से हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, तो उसको सिर्फ हम लोग लिख कर समझ सकते हैं। ये जो माइक्रोन है ये हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि 1 mm ही इतना छोटा है, तो उसके हम लोग अगर 1000 टुकड़े बना दिए तो वो देखने लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 mm के 1000 टुकड़े करने के बाद 1000 टुकड़ों में से 1 नंबर का जो टुकड़ा है उसकी वैल्यू होती है 0.001 mm। तो अभी 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी आई? 0.001 mm। तो 1 माइक्रोन लिखते समय हम लोग कैसा लिखेंगे? 0.001 mm इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। ये हो गया 1 माइक्रोन। तो अभी सिंपल आप लोगों को 1 माइक्रोन से जब हम लोग हजारों माइक्रोन तक लिखेंगे तब कितना mm पूरा होगा? 1 mm पूरा होगा। क्लियर? तो अभी देखो सिंपली हम लोग जब ये 1 माइक्रोन है, इसमें मैं 2 कर दिया 2 माइक्रोन हो गया, 3 माइक्रोन हो गया, 4 लिखा तो 4 माइक्रोन हो गया। जब इसमें मैं 9 लिखता हूं तो 9 माइक्रोन, लेकिन जब 10 माइक्रोन लिखूंगा मैं तो इसका एक जीरो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 10 माइक्रोन लिखते समय 0.01 इज इक्वल टू 10 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 माइक्रोन। वैसे ही इसको 2 लिखूंगा तो 20 माइक्रोन हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 30 माइक्रोन हो जाएगा, और 9 लिखूंगा तो 90 माइक्रोन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक जीरो को कम किया था, तब इसके और एक जीरो को कम करना है। जब मैं एक 0.1 mm लिखूंगा तो ये कितने माइक्रोन हो जाएंगे? 100 माइक्रोन हो जाएंगे। क्लियर? तो उसके बाद में देखो ये 0.1 इज इक्वल टू कितना माइक्रोन हो गया? 100 माइक्रोन हो गया। तो इस 1 का मैं 2 करूंगा तो 200 हो जाएगा, 3 करूंगा तो 300, 4 किए तो 400, 500, 600, 700, 800। जब इसके पॉइंट के बाद में 9 लिखूंगा तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 900 माइक्रोन। तो 900 माइक्रोन के बाद 1000 माइक्रोन हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली कितना हो गया? 1 mm। तो 0.9 के बाद ये दोनों को मिटा के ये दोनों भी संख्या गायब हो गए। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 माइक्रोन। तो इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 0 से लेके 1 नंबर तक के लाइन की वैल्यू 1000 माइक्रोन। तो 1000 माइक्रोन के लिए 1 mm के 1000 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े की वैल्यू होती है 1 माइक्रोन, जिसको हम लोग 0.001 mm इस प्रकार लिखते हैं। तो माइक्रोन लिखना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता दिया। तो बाद में आप लोगों को ये दिक्कत होगी कि 11 के बाद 11 माइक्रोन कैसे लिखना है, 12 माइक्रोन कैसे लिखना है, 22 माइक्रोन कैसे लिखना है, 30। ये जो बीच की संख्या है ये बिल्कुल सिंपल है। तो जो भी बीच की संख्या होगी उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। फॉर एग्जांपल 11 माइक्रोन 0.011 इज इक्वल टू ये हुए 11 माइक्रोन। इसको मैं 2 करूंगा तो 12 हो जाएंगे, 9 करूंगा तो 19 माइक्रोन हो जाएंगे, 20 आएंगे तो 0.02 इज इक्वल टू 20 माइक्रोन। ऐसे आप लोग कौन सी भी संख्या लिखते समय इतना ध्यान में रखो कि अगर 10 है, 20 है, ऐसी संख्या है तो इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगे, और 100 में जब पहुंचेंगे हम लोग तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएंगी? एक ही आएंगी, जिसको 0.1 इज इक्वल टू 100। 2 करेंगे तो 200, 3 करेंगे तो 300, 9 करेंगे तो 900। तो वैसे ही हम लोग अगर देखो 111 माइक्रोन अगर लिखना है तो 111 माइक्रोन 1.011 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना
जरूरी है, इसलिए उसको ये कौन सा माइक्रोन हो गया 101 माइक्रोन। तो इस प्रकार आप लोगों को स्केल को पढ़ना जरूरी है कि सभी जो कार्य मीटर का होता है वो माइक्रोन में किया जाता है। तो 1 mm के अंदर कितने माइक्रोन होते हैं 1000 माइक्रोन होते हैं। तो 1000 माइक्रोन को मैंने इतना डिस्क्राइब करके आप लोगों को पढ़ाया, वो आप लोग समझ लो। और आगे की जो डायमेंशंस है और मापन औजार है वो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा।